नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो संविधान से रिलेटेड चल रहा था क्वेश्चन, उसमें आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बीपीएससी के लिए। तो ध्यान रखिएगा, बीपीएससी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। तो संविधान से रिलेटेड मैं 200 क्वेश्चनों की सीरीज आपको कहा था कि कराएंगे, उसमें से पार्ट 1 हमने करा दिया है। नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा। ये हमारा पार्ट 2 है और इसमें भी लगभग हम 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इस तरह से हमारे संविधान से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमारा कवर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए 101 प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। 100 प्रश्न तक पिछले पार्ट में हम कर चुके हैं और आज का हमारा पार्ट 2 है। लोकसभा का नेता होता है, कौन होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। लोकसभा का जो नेता होता है बी होता है, मतलब प्रधानमंत्री होता है। 74 के तहत मंत्रिपरिषद होता है और 75 के 1 के तहत जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति जी करते हैं, जो बहुमत दल का नेता होता है। प्रश्न नंबर 102 है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए कितनी व्यक्तिगत न्यूनतम आयु होनी चाहिए। किसके लिए? तो लोकसभा के लिए। ध्यान रखिएगा, लोकसभा की जब बात करें तो 25 वर्ष सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। लेकिन जब राज्यसभा की बात हो तो 30 वर्ष। ध्यान रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 103 है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को निम्न आयु में से कम नहीं होनी चाहिए। किससे कम नहीं होनी चाहिए लोकसभा के लिए? तो 25 वर्ष। सी वाला विकल्प इससे कम रहेगी तो नहीं हो सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 104 पर आ जाते हैं। संसद सदस्य बनने हेतु तो न्यूनतम उम्र क्या होती है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 104 का। तो देखिए, संसद का सदस्य बनने के लिए संसद के तो 2 सदन होते हैं, आपको पता होगा, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो हम लोकसभा के अकॉर्डिंग ही जा सकते हैं क्योंकि संसद की बात हो रही है। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब पार्टिकुलर राज्यसभा की बात नहीं हो रही तो इसीलिए हम इसके साथ नहीं गए। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमा का प्रश्न ये पूछा गया है। प्रश्न नंबर 105 है कि लोकसभा का चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। कितने वोट उसको नहीं प्राप्त होंगे तो वो अपनी जमानत खो देता है। प्रश्न नंबर 105 का रहा विकल्प जो हमारा सही होगा, देखिए इसमें नहीं दिया गया, आगे चलते हैं और ऑप्शन देख लेते हैं। ये डी वाला विकल्प उपयुक्त में से कोई नहीं सही हो जाएगा क्योंकि 1/4 1/3 ये नहीं होता है, 1/6 होता है। 1/6 ध्यान रखिएगा। अगर 1/6 के तहत मतलब 1/6 पूरा मतदान जितना प्रयोग किया गया है उस चुनाव में, उसका 1/6 हिस्सा वो नहीं प्राप्त करेगा तो वो अपना जो है जमानत राशि जो जब्त की जाती है वो समाप्त हो जाती है, वो जब्त कर ली जाती है सरकार के द्वारा। प्रश्न नंबर 106 है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन अनुच्छेद सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगी, उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। कौन से वर्ष तक? तो 2026 तक कोई संशोधन नहीं होगा। जो राज्यसभा की सीटें आवंटित हैं उतना ही रहेंगी, चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा की हो। ध्यान रखिएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 107 वर्तमान लोकसभा के प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है तो कौन सी जनगणना के अनुसार? तो 1971 की जनगणना के अनुसार 107 का सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 108 निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? विधानसभा की बात हो रही है तो अधिकतम जो है कितनी हो सकती है, मतलब यहाँ से किस राज्य की जो है अधिकतम संख्या है, इस विकल्प के अकॉर्डिंग बताना है प्रश्न नंबर 108 का। तो हिमाचल प्रदेश की होती है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग और 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, बस इतना ध्यान रखिएगा विधानसभा के सदस्यों की संख्या। आगे चलते हैं और न्यूनतम 40 होता है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर न्यूनतम 60 दिया गया है, सदस्य मिलकर बने होते हैं। न्यूनतम 500 अधिकतम होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 109
लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है, वो आपको बताना है। लोकसभा में बात हो रही है तो राष्ट्रपति को होता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, 109 का बी वाला। लेकिन वर्तमान में जो 104वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत ये वाला जो सिस्टम है उसको समाप्त कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन के तहत 2 लोकसभा में नामित सदस्य थे और एक राज्यसभा में हुआ करता था, उसको राज्यसभा नहीं, वो विधानमंडल में हुआ करता था, उसको समाप्त कर दिया गया है। 2019 में हुआ था यह संशोधन, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 110, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 110 का अनुसूचित जाति की बात हो रही है, यानी एससी की बात हो रही है, एसटी की नहीं, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 110 का विकल्प जो होगा वो होगा डी वाला। 333 के तहत 110 का हमारा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि देखिए 330A के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 301 ख के तहत अजमेर में अस्थायी जिलों में अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए ग के तहत असम के स्वशासनी जिलों के अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा में आरक्षण दिया गया है। प्रश्न नंबर 111 की लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 111 का प्रश्न नंबर 110 हमने क्या बताया, ये वाला डी वाला बता दिया क्या, अरे यार 330 के तहत ये वाला विकल्प 110 का सही हो जाएगा, सॉरी। प्रश्न नंबर 111 चलिए देखिए, लोकसभा को भंग कर सकता है कौन, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 85 के तहत, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 85 के तहत जो है 85(2) के तहत जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को विघटित कर सकता है, ये शक्ति है उनके पास जो दी गई है राष्ट्रपति को, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 112 की लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, तो लोकसभा को भंग तो स्व इच्छा के अनुसार तो नहीं कर सकते, पहली चीज ध्यान रखिएगा। 112 का विकल्प हमारा सही हो सकता है तो वो होगा 112 का सी वाला, मंत्रिपरिषद की सलाह से। ऐसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम सी के साथ जा सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 113 कह रहा है कि लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, तो 2 सत्र बुलाया जाता है, ऑप्शन दिख ही गया होगा, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 113 का 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, 6 माह से अंतर इस दोनों सत्र में नहीं होना चाहिए, चीज़ें ध्यान रखिएगा, 2 बार बुलाया जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 114 कह रहा है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है, कौन सा राज्य होता है, तो उत्तर प्रदेश ही होगा कि लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक किसकी होती है, तो उत्तर प्रदेश की होती है, 80 होता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 115 ये कह रहा है, प्रश्न नंबर 115 कि जहां तक लोकसभा के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं, वो आपको बताना है लोकसभा के प्रतिनिधित्व पर। तो कौन सा राज्य है, प्रश्न नंबर 115 विकल्प जो हमारा सही होगा बिहार और महाराष्ट्र होगा, क्योंकि जनसंख्या इन्हीं में सबसे ज़्यादा है, तो ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 115 का। आगे चलते हैं। देख लीजिए, महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल की 42 सीटें हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग हम पश्चिम बंगाल नहीं दिया गया था, तो इसीलिए हम बिहार के साथ गए। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 116 लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, वो आपको बताना है। तो पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, 51-52 में, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमें जाना है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 117 है कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है। राज्यसभा के में राज्यों के प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 117 का। तो किस आधार पर दिया जाता है, तो वो दिया जाता है उसकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दिया जाता है, बी वाला विकल्प जो है 117 का सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 118। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अस्थायी सदन होता है, कभी विघटित नहीं होता है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाता है। 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्ति हो जाते हैं। लगभग 1/3 सदस्य 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। ध्यान रखिएगा राज्यसभा का। अनुच्छेद 80 होता है राज्यसभा का, ध्यान रखिएगा। संसद होना चाहिए 79 के तहत, 81 के तहत लोकसभा होता है अनुच्छेद। प्रश्न नंबर 119। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि ये कभी विघटित नहीं किया जा सकता। इसे विघटित नहीं किया जा सकता। 19 का बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 120। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? बताइए, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता क्योंकि ये विघटित हो ही नहीं सकता। डी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये एक अस्थायी सदन है और ये भंग नहीं होती है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 121। राज्यसभा प्रश्न नंबर 121 कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, वो आपको बताना है। तो 12 किए जाते हैं। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 121। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि राज्यसभा के चेयरमैन हैं। कौन राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो आपको बताना है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही होता है राज्यसभा का चेयरमैन या सभापति आप कह सकते हैं। 122 का ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। वर्तमान में कौन है? जगदीश धनखड़ जी हैं। अनुच्छेद 14 के तहत वो होते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन? राष्ट्रपति को वो पद दिया गया है राज्यसभा के सभापति का पद, अनुच्छेद 64 के तहत। प्रश्न नंबर 123 है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, वो आपको बताना है। लोकसभा के स्पीकर की बात हो रही है। तो लोकसभा के स्पीकर की अगर हम बात करें तो उनका निर्वाचन जो होता है वो लोकसभा के जो सभी सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा होता है। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ओम बिरला जी हैं, 17वीं लोकसभा चल रही है और उसके अध्यक्ष हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर, देखिए यहाँ पर दिया गया है ओम बिरला वर्तमान में। प्रश्न नंबर 124। प्रश्न नंबर 124 है कि लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं कौन, वो आपको बताना है। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष। अब देखिए ये प्रश्न जो है 124 ये किस टाइम पूछा गया है उसका देखा जाता है। तो ये 1999 का है, इसीलिए इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं। ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत पुराना है और वर्तमान स्थिति यहाँ पर नहीं दी गई है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 125। संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए कितने माह का? तो अभी हमने उस पर क्वेश्चन किया, 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। और 2 सत्र बुलाई जाती है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 126। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है वो आपको बताना है। तो वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं हो, ये हो नहीं सकता। निलंबित प्रस्ताव ये भी नहीं, स्थगत काल ये भी नहीं, प्रश्न काल तो होता ही नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं दिया है। अच्छा, ऑप्शन ये सभी ऑप्शन जो है गलत दिए हैं। 126 का ध्यान रखिएगा। शून्यकाल कहते किसको है वो थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, प्रश्नकाल तथा सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा सुचारू करने से पहले का समय जो होता है उसको लोकप्रिय नाम शून्यकाल कहा जाता है। चूंकि यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है तो इस अवस्थी को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहा जाता है। तो 12 बजे से जो शुरू होता है। तो लोकसभा में कथित शून्यकाल के मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्व 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट बताते हुए अध्यक्ष को सूचित देते हैं। सभा में ऐसे मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। तो संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है, अतः दिए गए प्रश्न का कोई विकल्प सही नहीं होगा। प्रश्न नंबर 127। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 127। भारतीय प्रशासन या संविधान में कह सकते हैं विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 127 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो नीति और कार्यान्वयन जो क्रियान्वयन होता है उसमें विभाजन प्रणाली स्थापित की गई है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 128। प्रश्न नंबर 128 निम्नलिखित में से
कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित होती है? तो कौन सी समिति होती है वो आपको प्रश्न नंबर 128 में बताना है। विकल्प जो होगा अधीनस्थ विधान पर समिति जो होती है उसकी चर्चा होती है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 128 का। 15 सदस्य इसके होते हैं, ध्यान रखिएगा इस समिति के। प्रश्न नंबर 129 आम आदमी पार्टी कैसी पार्टी है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 129 का किस समय का ये प्रश्न पूछा गया ये भी देखना जरूरी है। 2019 का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा किस आम आदमी पार्टी जो है इस तरह एक समय वर्तमान में जो है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आई है। 6वें नंबर की जो राष्ट्रीय पार्टी घोषित किया गया है आम आदमी पार्टी को। तो ये करंट का विषय है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस ऑप्शन पर मत जाइएगा कौन सा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 130 कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। कुछ कंडीशन है, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए, आप पॉइंट दूसरा भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, और चौथा पॉइंट है कि एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। चलिए आगे कौन सा कूट वो आपको प्रश्न नंबर कूट के अकॉर्डिंग प्रश्न नंबर 130 का बताना है। तो अगर हम बात करें तो इसमें हमारा सिर्फ चौथा कूट सही है। जब कोई मत पर विभेद हो जाता है दोनों सदनों में तो वहाँ पर संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, अनुच्छेद 108 के तहत ये बुलाया जाता है। बस इतना चीज़ें ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 131 है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है वो आपको बताना है। तो हमारा संविधान ही सबसे सर्वोच्च होता है। बी वाला विकल्प 131 का सही हो जाएगा। ये बहुत ऐसे प्रश्न पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 131 हो गया। प्रश्न नंबर 132 दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश है या क्या है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 132 का विकल्प जो होगा वह एक केंद्र शासित प्रदेश है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। प्रश्न नंबर 133 है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बना, वो कौन से संविधान संशोधन से बना था वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 133 का तो 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है सिक्किम को भारत का राज्य का दर्जा जो है दिया गया था 1974 में। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, सिक्किम को भारत का दर्जा मिला था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 134 बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है। प्रश्न नंबर 134 कह रहा है क्या बनाना संभव है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 134 के अकॉर्डिंग तो देखिए राज्य के विधान में कानून पारित करके राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके ये तो हो नहीं सकता। अध्यादेश संवैधानिक औपचारिक को समाप्त करते तो ये भी हो नहीं सकता। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाए, इनमें से कोई नहीं हो पाएगा। देखिए राज्यों का निर्माण करने का अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद है। अगर बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य बनाना है तो संसद के प्रावधानों में ही संभव है। तो संसद ही कार्य कर सकता है, बाकी कोई इसके प्रति अनुच्छेद 3 के तहत कोई नहीं कर सकता है। तो सिर्फ संसद को ये पावर मिली है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 135 की संविधान समीक्षा आयोग जिसने फरवरी 2002 में गठित किया गया था, अध्यक्ष कौन थे वो आपको बताना है। संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। प्रश्न नंबर 135 तो वेंकटेश चलैयर जो अध्यक्ष थे, ए वाला विकल्प इनको कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में वेंकटेश चलैया कहा जाता है। 2002 में समिति बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 136 है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो आपको बताना है 136 के तहत। तो भारतीय संविधान के द्वारा डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 137 सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है वो आपको बताना है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है। प्रश्न नंबर 137 कह रहा है। तो अगर स्वीकृति क्षमता की बात करें तो उपयुक्त प्रश्न इसमें कोई ही विकल्प नहीं दिया गया है, विवादित प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है। तो अगर हम बात करें तो स्वीकृति क्षमता इसमें हर साल जो है इसमें बढ़ाई गई है, ध्यान रखिएगा। 16 से 25, 25 से 30,
33 वर्तमान में है न्यायमूर्ति के अतिरिक्त, तो यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए हम इस ऑप्शन को छोड़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 133 है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, वो आपको बताना है। तो राष्ट्रपति जी करते हैं, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 139, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है, वो आपको बताना है। सुप्रीम कोर्ट में जो है न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की जो ताकत या पावर किसके पास होती है, तो वो होती है किसके पास, संसद के पास होती है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 140, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति की उम्र क्या होती है, वो आपको बताना है। सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रहा है, तो सेवानिवृत्ति कब उनको पद से छुटकारा मिलता है, यानी उनको लास्ट उम्र क्या होती है, वो आपको बताना है। तो सर्वोच्च न्यायालय का 65 वर्ष होता है, 140 का हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगर हाई कोर्ट का पूछता तो 62 वर्ष पर जाइएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 140 हो गया। अब अगले प्रश्न पर 141, ये कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है, किसको दे सकता है, तो वो राष्ट्रपति को। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति ही लेता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश कोई भी हो। प्रश्न नंबर 142, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन अनुच्छेद 137 के तहत ये सर्वोच्च न्यायालय को यह पावर दिया गया होता है कि जब कोई कानून संसद के द्वारा बनाया जाता है या किसी राज्य के कानून के द्वारा अवैध घोषित करने की शक्ति जो है वो होती है सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 143 है कि भारत में न्याय प्रणाली किस पर आधारित है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 143 का, तो ये जो है अगर बात करते हैं कानून व्यवस्था द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा, ये भी हो सकता है, संविधान द्वारा भी कह सकते हैं आप, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया द्वारा, ये भी। तो हम ई के साथ जाएंगे, एक से अधिक विकल्प यहाँ पर हो सकता है। प्रश्न नंबर 144 है, राज्यसभा का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, वो आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन होता है, वो राज्यपाल होता है। 144 का बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। और केंद्र का पूछेगा तो राष्ट्रपति होता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 145, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो वो नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। डी वाला विकल्प जो 145 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 146, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, क्या वो क्या क्या सम्मिलित होता है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 146 का, चलिए, विधान परिषद एवं राज्यपाल विधायिका में ऑप्शन दूसरा है कि विधानसभा एवं विधान परिषद, पॉइंट तीसरा है कि विधानसभा एवं राज्यपाल, और चौथा है विधानसभा, राज्यपाल, विधान और विधान परिषद जहां अस्तित्व है। तो इसमें जो हमारा विकल्प सही होगा वो डी वाला चौथा विकल्प। लेकिन याद रखिएगा विधान परिषद उस राज्य की स्वेच्छा पर डिपेंड करता है कि वो रखना चाहता है कि नहीं। डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए 168 अनुच्छेद के तहत राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व होता है, मतलब जो रखना चाहता है राज्य वो रख सकता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 147, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया, ऐसा करने में वे उस अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं थे जो उनके पद से निहित थे। तो कौन सा उनको अधिकार दिया गया है। प्रश्न नंबर 147 का, राज्यपाल को 175 के तहत अधिकार मिला होता है कि वो जो है अपने जो अध्यक्ष होते हैं विधान सभा के, उसके लिए ये कानून जो है व्यवस्थाएं की गई है, राज्यपाल को एक शक्ति की गई है 147 के तहत। तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 148, भारत के राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है, वो आपको बताना है। तो यहाँ भी विधान परिषद ही होता है, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 149, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं, वो आपको बताइएगा। विधान परिषद के सदस्य जो है
किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? 149 कह रहा है। तो वो नहीं चुने जाते उद्योगपति, ये इस श्रेणी से नहीं चुना जाता है, बाकी सभी श्रेणियां उनसे रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। और कुछ इसमें पॉइंट है। अनुच्छेद 71 के तहत ये प्रावधान है, राज्य विधान परिषद में सदस्यों का चुनाव के लिए 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से आते हैं और सदस्य न्यूनतम 3 वर्षों के स्नातक वाले जो होते हैं उनको भी लाया जाता है, और 3 वर्षीय अध्यापक कर रहे लोगों को भी इसमें चुना जाता है, जो माध्यमिक स्तर या निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए, माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर का नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 150, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? प्रश्न नंबर 150 कह रहा है कि किसी राज्य के विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, तो ये जो है केंद्रीय संसद द्वारा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 151, निम्नलिखित में कहाँ विधान परिषद है, वो इसमें से बताना है प्रश्न नंबर 151 का। तो तू भी मजा कर, ये इसका ट्रिक होता है। और पूछ रहा है कि कहाँ पर विधान परिषद है, तो इस वर्तमान में 6 राज्य में विधान परिषद है। ध्यान रखिएगा, 6 राज्यों में है, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, और 6 राज्य हो गए होंगे। इसमें पूछ रहा है कि कहाँ है, तो बिहार में है, चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जम्मू कश्मीर जब अलग 2 केंद्र शासित बन गया तो समाप्त हो गया। प्रश्न नंबर 152, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत किया गया है? किस अनुच्छेद में विधानसभाओं की बात हो रही है? तो कौन सा अनुच्छेद है 152 का? तो वो हमारा अनुच्छेद हो जाएगा 170, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कुछ पॉइंट है। 170 के तहत विधानसभा होती है, 176 के तहत राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है, और 178 के तहत विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। प्रश्न नंबर 153, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर त्यागपत्र त्यागना चाहे तो अपने त्याग पत्र देना हो चाहिए। किसको वो त्याग पत्र दे सकता है? जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो किसको दे सकता है? तो वो देता है किसको? उपाध्यक्ष को देता है। ध्यान रखिएगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, 153 का सी वाला। प्रश्न नंबर 154 है कि किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? किस उच्च न्यायालय ने यह बात कहा है 3 तलाक के बारे में? 154 का प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह बात कही है, ध्यान रखिएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 155, यह कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है? तो सी और डी दोनों के लिए, गुवाहाटी और मुंबई दोनों के जो उच्च न्यायालय हैं वो एक से दूसरे राज्य के लिए भी उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर रहे हैं। मतलब एक उच्च न्यायालय एक जो हाई कोर्ट होता है वो 2 राज्यों का भी प्रावधान जो सिस्टम होता है उसको चलाता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं एक से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 156 है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद को इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के समक्ष का प्रकार है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसका तो निर्णय हाई सुप्रीम कोर्ट से भी आ गया था। 156 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो बी वाला सही हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये प्रश्न जो है 2001 का है तो उसको छोड़ सकते हैं, बहुत पुराना मामला है ये। प्रश्न नंबर 157, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है? वो आपको बताना है। तो अनुच्छेद 324 के तहत ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 157 का। प्रश्न नंबर 158, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद के तहत जो है संघीय यानी कि जो संसद होता है उसको प्राथमिकता दिया गया है? प्रश्न नंबर 158 कह रहा है। तो 13 के तहत ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 159, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है वो आपको बताना है। तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा।
पुलिस राज्य सूची का, कृषि राज्य सूची का, रक्षा जो है केंद्र सूची का है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में इसको जोड़ा गया था। सूचियों को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 160, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया का प्रावधान है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा अनुच्छेद होगा? तो 280 के अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। वित्त आयोग का कार्य होता है केंद्र और राज्यों के जो वित्त टैक्स होते हैं उनको आवंटित करने का कार्य होता है। प्रश्न नंबर 161, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है, संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है किससे? तो सी वाला विकल्प केंद्र और स्वशासित सरकारों के बीच वित्त से संबंधित होता है। राज्यों के बीच, अच्छा ये वाला राज्यों और केंद्र के बीच वित्त जो होता है उसके बंटवारे से रिलेटेड ये कार्य करता है, संबंध रखता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 61 का। प्रश्न नंबर 162, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? वो आपको बताना है। 1950 में तो हुई थी, ये क्लियर है, लेकिन डेट भी दिया है प्रश्न नंबर 162 का। 15 मार्च 1950 को हुआ था, ध्यान रखिएगा, योजना आयोग की स्थापना। आगे चलते हैं। और योजना आयोग के बाद जो नीति आयोग 1 जनवरी 2005 से लागू हो गया था, उसके स्थान पर योजना आयोग के स्थान पर, तो ध्यान रखिएगा इसके प्रमुख जो प्रधानमंत्री जी होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 163, कुछ राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्र सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। कौन सा वो पार्टी है भाई? प्रश्न नंबर 163, तो वो तेलुगु देशम पार्टी है। उसी का एक जो स्पीकर चुना गए हैं, उसी के माध्यम से लोकसभा की 13वीं जो ये पुरानी हो गई है, ध्यान रखिएगा। 1900 का क्वेश्चन है, तेलुगु पार्टी की थी। आगे चलते हैं, 17वीं लोकसभा इस समय चल रही है। प्रश्न नंबर 164 है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको होता है? तो वो चुनाव आयोग को होता है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 165 है कि भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रश्न नंबर 165, चलिए 4 पॉइंट दिए गए हैं, उसके बाद जो है ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। तो राजनीतिक दलों से रिलेटेड है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत राजनीतिक दलों को पंजीकरण का प्रावधान करना, बहुत पॉइंट सही है। राजनीतिक दलों को पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, ये भी तो बात सही है। ये अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो, वही चीज़ राष्ट्रीय स्तर की। और 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। उस समय की बात हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 2001 की बात हो रही है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 166, यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सरकारी आयोग जिसे केंद्र सरकार के संबंधों के परिवर्तन संस्तुति पर अधिकार दिया गया था कि ये ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? कौन सा था? प्रश्न नंबर 166, तो विकल्प जो हमारा 1987 से संबंधित है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 167, यह कह रहा है कि पंचायत के चुनाव कार्यों हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है? तो वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, तो राज्य सरकार ही निर्णय लेगी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 168, पंचायती राज विषय है, तो वो राज्य सूची का है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 169, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, वो आपको बताना है। तो अनुच्छेद 243 जी के तहत दिया गया है। 69 का डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 169 हो गया, 170 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 170 है कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, वो आपको बताना है 170 प्रश्न का। तो ग्रामीण खेल जो है 11वीं अनुसूची में नहीं सम्मिलित नहीं है, वो आपको इसमें से बताना है। तो सी वाला विकल्प 170 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 11वीं अनुसूची में क्या क्या वर्णित है वो देख लीजिए। पुस्तकालय, ईंधन, चारागाह, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवास
और लघु उपज मत्स्य उद्योग आदि जो है इसमें सम्मिलित है। ग्रामीण खेल जो इसमें नहीं सम्मिलित है। प्रश्न नंबर 171, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो ग्राम पंचायत का ना, सी वाला विकल्प 171 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 172, निम्नलिखित भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो नीति निर्देशक तत्व का जो 40वां अनुच्छेद होता है वही करता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 172 का 40वां अनुच्छेद है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 173 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? पंचायत को गठन के लिए अनुच्छेद 40, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 174 है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? वो आपको बताना है 174 का। तो प्रमुख विशेषता की अगर हम बात करें तो ये सभी आ जाते हैं, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसने सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं पंचायत के लिए, ग्राम, ब्लॉक, जिला। इस ग्रामों के सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना इसका कार्य होता है। जिला परिषद के सदस्यों के लिए कुछ सांसद होते हैं। तो ये चीज़ें जो है सभी आ जाता है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 175, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत आता है? तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत, बी वाला विकल्प 175 का सही हो जाएगा। देखिए मैंने गलत बता दिया, ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत और जिला पंचायत। हाँ, क्षेत्रीय पंचायत ये होता है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए बहुत बारीकी अंतर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक ब्लॉक पंचायत दे दिया, हम क्षेत्रीय पंचायत पर जाना चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कहीं भी ब्लॉक पंचायत मत लिखिएगा, क्षेत्रीय पंचायत लिखिएगा उसको। प्रश्न नंबर 176, पंचायती राज का प्रावधान लक्ष्य है क्या है? वो आपको बताना है। तो वो है ग्राम वासियों के शक्ति का विकेंद्रीकरण करना होता है, 176 का सी वाला विकल्प। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 177, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो किसकी सहयोग की जरूरत पड़ती है? 177 प्रश्न कर रहा है, तो वो पड़ती है स्थानीय जनता की। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 178, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? क्या प्रतिनिधित्व करता है? जो पंचायती राज व्यवस्था होता है तो वो प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों के की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास। तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, सभी विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 179 है कि पंचायती राज को डैश डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया कब? तो 73वां संविधान संशोधन 179 का डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, 1992 में। प्रश्न नंबर 180, किस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना तथा अध्यक्ष कौन थे? वो आपको बताना है। तो बलवंत राय मेहता, त्रिस्तरीय पंचायत भारत में लागू है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कुछ और भी समितियां हैं, उसको भी जान लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसी से नहीं पूछ सकता, प्रश्न पूछेगा तभी। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में जो इनकी गठित हो गई थी, उसी से रिलेटेड इन्होंने त्रिपंचायत स्तर की बात की थी। 1977 में अशोक मेहता समिति आई थी। 1978 में जो है इन्होंने 2 स्तरीय पंचायत की रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे। तो ध्यान रखिएगा, अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय पंचायत की बात करता है। 1985 में GVK रॉय समिति का गठन किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। 1986 में जो है M सिंधवी समिति बनाई गई थी, और ये जो है समिति एक और थी जो 1988 में PK थामी समिति का गठन किया गया था। लेकिन M जो सिंधवी समिति थी, वो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी, जो 1986 में आई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 81, भारत के पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय, कौन अध्यक्ष थे? बलवंत राय मेहता। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, 81 का। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 182, निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण या वैश्विक नहीं है? वो आपको बताना है। 182 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा स्थानीय संसाधनों को सशक्तिकरण बनाना। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाए, सी वाला मारना था यार। स्थानीय स्वशासन को आत्मनिर्भरता को नहीं जाना जाता, ये वाला सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 183, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के में और उसके बाद कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो आंध्र प्रदेश में। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा।
ध्यान रखिएगा बौद्ध। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में स्थापित किया गया था और दूसरा राज्य जो है बना कौन, तो वो बनने वाला था आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 84। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में किया गया था, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित में से किस कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 185 का कौन सी समिति, तो अशोक मेहता समिति, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 85 हो गया। आगे चलते हैं 86 पर। 86 प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो कौन सा प्रशासन जो नहीं आता है, तो वो होता है कौन सा, सार्वजनिक अनुशंसा का रख रखाव जो है नहीं आता है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 187, पंचायती राज प्रणाली की सूची का विषय है, वो आपको बताना है 187 का, तो किसके अंतर्गत आएगा, तो ये जो आता है राज्य सूची के अंतर्गत, मैं बता चुका हूँ पंचायती, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 188, किस राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं को स्त्रियों के लिए 50% आरक्षण दिया है और वैध बना दिया है, तो कौन सा राज्य है, तो ये जितने भी राज्य दिख रहे हैं ये सभी राज्य हो जाते हैं, तो इस तरह से हम डी वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 189, किस राज्य सरकार ने 2010 का स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है, इसमें से आपको बताना है। तो 2010 का क्वेश्चन है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 190, 73वें संविधान संशोधन कानून के वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 190 का, तो किस बिल से हुई थी वो पूछ रहा है। 64वां जब संविधान संशोधन हुआ था ना, तो उसी के बिल से हुई थी 73वां संविधान संशोधन, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 191, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ, संवैधानिक स्तर की बात हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 191 प्रश्न है, तो कौन सा, तो 73वां संविधान संशोधन, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अब 192 प्रश्न पर। यह करा कि 73वां संविधान संशोधन संबंधित है तो पंचायती राज व्यवस्था से, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 193, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, इसमें से कौन सा नहीं आएगा, तो बी वाला न्यायिक पुनर्विलोकन जो है ये सुप्रीम कोर्ट का पावर है, 100 अनुच्छेद 37 के तहत पंचायत को ये पावर नहीं दिया गया है। प्रश्न नंबर 194, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, कहाँ लाया जा सकता है, संविधान में संशोधन के लिए, तो अगर संविधान में संशोधन के लिए अगर हम बात करें तो ये आप कहीं ला सकते हैं, लोकसभा में भी ला सकते हैं या राज्यसभा में भी ला सकते हैं, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 195, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 196, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान की संज्ञा दिया जाता है, 42वां संविधान संशोधन 1976, लघु संविधान की संज्ञा इसी को दिया जाता है। प्रश्न नंबर 197, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 197 का है तो काका साहेब कालेकर थे, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 198, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष प्रश्न नंबर 198 कौन करता है, तो ये जो करने वाले होंगे वो राज्यपाल ही करेंगे, बी सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 199, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली VVPAT का संस्करण क्या है, वो आपको बताना है। कौन से संस्करण की मशीन है, 199 प्रश्न कर रहा है, तो ये जो है M3 की है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 200, भारत में वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है, वो आपको बताना है। तो कौन आएगा, तो इनमें से सभी आ जाएंगे, एक से अधिक, तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही मारना था, पहले तो राष्ट्रपति आता है। प्रश्न नंबर 201, भारतीय संविधान का संशोधन 300 किससे संबंधित है, वो आपको बताना है। 300 जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है, तो मुकदमे और कार्रवाई से संबंधित है, ए वाला विकल्प 201 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये थे संविधान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको करा दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।